Hello everyone, welcome again in today's my class. In today's class and in this video, today we proceed our civics chapter 2, that is secularism and the Indian constitution with next topic. And in today's video we discuss topic about separation of religion and state. मीन्स सेपरेशन का मतलब होता है पृथक्करण या अलग होना ऑफ रिलीजन मीन्स धर्म और राज्य का पृथक्करण. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ दिस टॉपिक. सो इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ रिलीजन and state has been done for the following reasons. मीन्स भारत में धर्म और राज्यों का जो पृथक्करण है, सेपरेशन है, वो निम्नलिखित कारणों से किया गया है. फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम. प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण. ओके, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड that to protect individual freedom of religion, the state should not interfere in the religious practices. People should be free to propagate, follow, or exit their religions or to embrace another religion if they feel the need to do so. Means हमारे संविधान ने यह निर्णय लिया कि धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य को धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. लोगों को अपने धर्मों का प्रचार करने, उनका पालन करने या बाहर निकलने या किसी अन्य धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए यदि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता महसूस हो तो. ओके, सो नेक्स्ट, protecting the democratic fabric of the nation. मीन्स राष्ट्र के लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा करना, इसका मतलब हुआ. ओके, सो इसमें क्या कहा गया है आगे हम समझेंगे. और डेमोक्रेटिक नेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड कीपिंग दिस इन माइंड ऑल रिलीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली. No single religion should be given importance or enforced upon people, nor shall a religious majority be allowed to dominate the religious minorities. When a nation fails to do this, the democratic fabric is destroyed and it faces a volatile situation like Sri Lanka faced in the past. ओके, सो इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्र के लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा करना. तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जो होता है वो इक्वालिटी के सिद्धांत पर काम करता है, मीन्स समानता के सिद्धांत पे काम करता है और इसे ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए. किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, सभी के साथ समान बिहेवियर होना चाहिए, समान रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, या फिर यह लोगों पे जो है लागू होना चाहिए और ना तो ये जो असमानता है लोगों पे लागू किया जाना चाहिए और ना ही धार्मिक अल्पसंख्यकों को धार्मिक बहुमत पर हावी होने दिया जाना चाहिए. जब कोई राष्ट्र ऐसा करने में विफल रहता है या कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर पाता है, मीन्स इक्वालिटी नहीं रख पाता है, तो लोकतांत्रिक जो फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है. और उसे अतीत में श्रीलंका जैसी जो सिचुएशन थी, जो अस्थिर थी, वहाँ जो वॉलेटाइल सिचुएशन था श्रीलंका का, उसी तरीके का सिचुएशन फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन सेकुलरिज्म. द कंट्री ऑफ इंडिया वर्क्स इन various ways to maintain its secular nature. Some key features of Indian secularism are listed here. Indian secularism का मतलब हुआ भारतीय धर्मनिरपेक्षता.
तो भारत देश अपनी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बनाए रखने के लिए बहुत सारे तरीक़ों से काम करता है। तो भारतीय निरपेक्षता की कुछ प्रमुख विशेषताएं आगे लिस्टेड है, उसे हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार। So the fundamental rights are the most basic human rights which ensure the dignity and freedom of an individual. They are incorporated in the Constitution because of their universal nature. These rights had deep roots in the national struggle for independence. Several violations of human rights had occurred in the past under colonial rule. Thus, it was necessary to incorporate them as fundamental rights in the Constitution. मौलिक अधिकार के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, सबसे बुनियादी मानव अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो किसी व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। उन्हें उनके सार्वभौमिक स्वरूप के कारण संविधान में शामिल किया गया है और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में इन अधिकारों की काफ़ी गहरी जड़ें थीं और औपनिवेशिक शासन के तहत अतीत में मानव अधिकारों के कई उल्लंघन हुए और इस प्रकार उन्हें संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करना आवश्यक था। सो व्हेन इंडिया वॉज forming its constitution, it also had certain international declarations in mind such as this. और जब भारत अपना संविधान बना रहा था तो उनके दिमाग में कुछ अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी थीं, जैसे कि आगे यहाँ बताए गए हैं। फर्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, a legacy of the French Revolution of 1789 in the Constitution of France means जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं जो उनके दिमाग में थीं, जैसे अधिकारों की घोषणा। सो फ्रांस के संविधान में 1789 में की फ्रांसीसी क्रांति की जो विरासत थी वो ध्यान में रखा गया। सेकेंड, बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1791। और सेकेंड जो ध्यान में रखा गया 1791 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अधिकारों का जो विधेयक था। नेक्स्ट, ये जो ध्यान में रखा गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूएन असेंबली ऑन 10th December 1948. This declaration encouraged India to affirm, adopt and enact human rights in the form of fundamental rights in its constitution. Means मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा अपनाई गई। इन घोषणाओं ने भारत को अपने संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकारों की पुष्टि करने और अपनाने के लिए अधिनियमित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। सो ये जो तीन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये इंटरनेशनल डिक्लेरेशन को माइंड में रखा गया था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टॉपिक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मीन्स मौलिक अधिकारों का महत्व जो है वो हम आगे समझेंगे। सो द फंडामेंटल राइट्स from the basis of our constitution, the significance of these rights can be determined from the fact
दैट सो सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकारों का जो महत्व है वो फंडामेंटल जो राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है और इन अधिकारों का महत्व इस तथ्य से निर्धारित किया जा सकता है जो आगे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा कि इन अधिकारों का महत्व किस तरीके से निर्धारित किया गया। सो फर्स्ट है दे प्रोवाइड सूटेबल कंडीशंस फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग मीन्स मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां ये प्रदान करते हैं। सेकेंड, दिस राइट्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अधिकार लोगों को अन्यायपूर्ण डिस्क्रिमिनेशन या फिर जिसे भेदभाव कहते हैं उससे बचाते हैं। थर्ड, दे एक्ट एज अ चेक ऑन द आर्बिट्रेरी पावर्स एंड एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और वे मनमानी शक्तियों और कृतियों पर एक जांच के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, these rights are enforceable by law and thus one can move the सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट। मीन्स ये जो राइट्स हैं ये कानून द्वारा लागू करने के योग्य हैं और इस प्रकार कोई भी उनके प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। नेक्स्ट, दे रिवेल द अनडिक्लेयरिंग concept of equality as well citizens are given the same freedom irrespective of religion, sex, race, social status or caste। means ये जो राइट्स हैं ये समानता की अंतर्निहित अवधारणा को प्रकट करते हैं क्योंकि सभी नागरिकों को धर्म सरकार के प्रवाह किए बिना समान स्वतंत्रता दी जाती है। लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति या जो भी जाति हैं उन्होंने भारतीय समाज में ये कॉन्सेप्ट को ये एक्सेप्ट करते हैं। ओके, मीन्स ये जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स ये समानता में अंतर्निहित अवधारणा को प्रकट करते हैं। जैसे और सभी सिटीजन्स को जो सेम फ्रीडम दिया गया है धर्म को लेके, सेक्स को लेके, रेस, सोशल स्टेटस और कास्ट को लेके, उन सब के लिए। एंड नेक्स्ट, दे हैव हेल्प्ड टू फ्रेम लेजिस्लेशंस टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी। और ये जो राइट्स हैं भारतीय समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कानून बनाने में इन्होंने मदद किया है इन राइट्स ने। ओके, सो next we will proceed next topic of in this chapter। so next topic is classification of fundamental rights। अभी हमने फंडामेंटल राइट्स क्या हैं उनके बारे में स्टडी किया, समझा। नेक्स्ट हम फंडामेंटल राइट्स के जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में समझेंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट्स 6 फंडामेंटल राइट्स। सो all 6 classification are shown in this image। so first, right to equality, second, right to freedom of religion, second, right against exploitation, third, right to freedom, next, right to constitutional remedies, and next, cultural and educational rights। ओके, नेक्स्ट हम इन सभी राइट्स को वन बाय वन समझेंगे। सो फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज द guiding principle of our social living। Hence, our Constitution has granted to all its citizens equality before law as well as equality in protection by law without distinctions of caste, creed, color, sex, religion or economic status। Okay,
यहाँ यह बताया गया है कि समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी जो है, समानता की अवधारणा जो है हमारे सामाजिक जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसलिए हमारे संविधान ने अपने सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता के साथ साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग, सेक्स, लिंग मीन्स धर्म या भेदभाव के बिना कानून द्वारा संरक्षण में समानता प्रदान किया है, और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति के लिए भी। It attempts to provide equal opportunity to all in matters of public employment. This right prohibits discrimination on the mentioned grounds and provides social and economic justice. और साथ ही यह सार्वजनिक रोजगार के मामले में भी सभी को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है, और ये जो राइट्स हैं निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव को रोकता है और सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ये जो देयर आर 2 एक्सेप्शंस टू दिस राइट्स, ये नीचे 2 एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं राइट्स के। फर्स्ट है द स्टेट कैन मेक रिजर्वेशन फॉर वुमेन, and second the state may make special provisions for especially and economically background classes or the scheduled castes and the scheduled tribes. Means दो जो एक्सेप्शन हैं वो फर्स्ट है कि राज्य महिलाओं के लिए आरक्षण कर सकता है, और सेकंड है राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो कर सकता है। ये 2 एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी में। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता के अधिकार का कार्यान्वयन। सो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी गोज अगेंस्ट द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। मीन्स पहला जो इम्प्लीमेंटेशन है राइट टू इक्वालिटी का, यह है कि अस्पृश्यता की प्रथा समानता के आदर्शों के विरुद्ध थी, इसलिए हमारे संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। सेकेंड, प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप और फ्रॉम द यूज ऑफ पब्लिक वेल्स बिकेम पनिशेबल ऑफेंसेस। मीन्स किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने या सार्वजनिक कुआं इत्यादि का उपयोग करने से रोकना एक दंडनीय अपराध बन गया, जो कि पहले हुआ करता था। मीन्स ये सब सार्वजनिक जो भी पूजा स्थल हैं या कुआं वगैरह हैं उनको यूज़ नहीं दिया जाता, मतलब यूज़ नहीं करने दिया जाता था, जो आज के टाइम में इस राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत वो एक अगर नहीं यूज़ करने देते हैं तो एक दंडनीय अपराध बन जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड इम्प्लीमेंटेशन है, द राइट टू इक्वालिटी आल्सो एबोलिश्ड द यूज ऑफ टाइटल्स लाइक महाराजा, राय साहब, खान बहादुर एंड अदर्स, as they also negate the concept of equality. मीन्स इस इम्प्लीमेशन का मतलब है कि समानता के अधिकार ने महाराजा, राय साहब, खान बहादुर और अन्य जैसी उपाधियों के उपयोग को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि वे समानता की अवधारणा को भी नकारते थे। नेक्स्ट we will discuss topic next fundamental right of classification of next fundamental right is right to freedom. So this right is a cluster of 6 fundamental freedoms for the citizens of India. These are the first, freedom of speech and expression; second, freedom to assemble peacefully without arms; third, freedom to form associations and unions; freedom to move freely throughout India; freedom to reside and settle in any part of India; and freedom to practice any trade, professions or businesses. While enjoying these freedoms, care should be taken that it does not hamper the larger interests of the nation and people. इस
राइट टू फ्रीडम में बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो अधिकार है भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार स्वतंत्रताओं का एक ग्रुप है। इसमें से फर्स्ट है कि मतलब फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अपने जो बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। सेकंड, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दी गई है। थर्ड, स्वतंत्रता पूर्वक एसोसिएशन या यूनियंस को फॉर्म किया जा सकता है। फोर्थ, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। फिफ्थ, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता है। सिक्स, किसी भी व्यापार, पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से ये जो 6 मौलिक राइट्स जो दिए गए हैं, फ्रीडम दिए गए हैं, फ्रीडम टू राइट्स के अंतर्गत इन स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे राष्ट्र और लोगों के व्यापक हित में बाधा ना आए। मतलब ये जो फ्रीडम्स दिए गए हैं, इसको देने का मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों का उपयोग करने देना है, न कि इन अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्र को या उनसे जुड़े कानून को या लोगों को किसी तरीके की हानि पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ओके, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन एवरी पर्सन द राइट टू लाइफ। It lays down that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. In case of an arrest under ordinary circumstances, the Constitution grants 3 rights to an individual. यहाँ यह बताया गया कि संविधान ने हर व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया है। यह निर्धारित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में गिरफ्तारी की स्थिति में संविधान एक व्यक्ति को 3 अधिकार प्रदान करता है। फर्स्ट जो राइट है, अ पर्सन कैन नॉट बी detained in custody without being informed about the grounds of arrest, means गिरफ्तारी के कारण के बारे में सूचित किए बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सेकेंड, सी और ही कैन बी डिफाइंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस, मीन्स या तो फीमेल हो या मेल हो, उनको अपनी बचाव में अपनी पसंद के वकील करने का राइट है। थर्ड, सी और ही हैज़ द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विथिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, मीन्स किसी भी मेल या फीमेल को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पास के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स शोषण के खिलाफ अधिकार। द पर्पस ऑफ दिस राइट इज टू अपहोल्ड द dignity of an individual and to protect her or him from any form of exploitation. Under this right, we find provisions for the prohibition of first bonded labor, slavery, human trafficking, and the practice of engaging children below 14 years in factories, mines, or other hazardous occupations. To uphold this right and protect the children from exploitation, a law was passed in October 206 which prohibits the employment of children less than 14 years of age in roadside cafes, hotels and as domestic helpers. मीन्स इसमें यह बताया गया है कि शोषण के खिलाफ जो अधिकार है, इस अधिकार का उद्देश्य किसी व्यक्ति के गरिमा को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना है। इस अधिकार के तहत जो निम्नलिखित प्रावधान दिया गया है,
निषेध के प्रावधान मिलते हैं वो हैं बंधुआ मजदूरी या फिर स्लेवरी जिन्हें गुलाम कहते हैं, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे मानव तस्करी कहा जाता है, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, माइंस वगैरह या खदान वगैरह या अन्य खतरनाक व्यवसाय में लगाने की जो प्रथा है ये सबसे निषेध किया गया है, मतलब नहीं किया जा सकता। और इस अधिकार को बनाए रखने और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए अक्टूबर 2006 में एक कानून पारित किया गया जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सड़क किनारे, कैफ़े, होटल और घरेलू जो भी हेल्पर्स के रूप में काम करवाया जाता है नौकर वगैरह के लिए, उस रूप में काम करने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ fundamental right is right to freedom of religion. Means India has adopted the ideal of secularism in its constitution. Hence, it treats all religions as equal. First, there is no state religion, neither does the state favor any particular religion. People are free to practice their own religion in the ways they deem fit. ओके यहाँ यह बताया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स धर्म की स्वतंत्रता। सो भारत ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया है, इसलिए यह सभी धर्मों को समान मानता है। कोई राज्य मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और ना ही किसी धर्म का कोई राज्य होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं मानेगा। सेकेंड, लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं जिस तरह से वे उचित समझते हैं। नेक्स्ट, पीपल कैन फ्रीली practice and propagate their religion. मीन्स लोग स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार कर सकते हैं। फोर्थ, एवरी रिलीजन इज़ फ्री टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स एंड टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स प्रत्येक धर्म धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने और अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और चल और अचल संपत्ति हासिल करने के लिए स्वतंत्र है। फिफ्थ, नो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन इज अलाउड टू एंगेज इन इम्पार्टिंग रिलीजियस एजुकेशन। मीन्स किसी भी राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं है। Next classification is cultural and educational rights. So people in our country not only follow different religions but also speak various languages and follow different scripts. Some of the groups are large in number while others exist in minorities. The Constitution has granted the minority communities certain rights to protect and nurture their distinct language, script, and culture. They have the freedom to set up their own educational institutions for this purpose. The cultural and educational rights help to create a feeling of security among the minorities and a bonding with the rest of population. Means कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो हमारे देश में लोग न केवल विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं बल्कि बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते भी हैं और अलग अलग भाषाओं को लिखते भी हैं। तो कुछ समूह संख्या में बहुत ज़्यादा हैं जबकि कुछ बहुत कम हैं। तो संविधान जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा और पोषण करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है। उन्हें इस उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना और बाकी आबादी के साथ जुड़ाव पैदा करने में मदद करते हैं।
और नेक्स्ट आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स संवैधानिक उपचार का अधिकार. So we know that our constitution gives us certain rights, but what can a citizen do if restrictions are imposed on these rights without any specific reason? Suppose a person wants to settle in another part of India, but the government impose restrictions on such a movement without offering any explanation. Then what can बी डन मीन्स सरकार द्वारा इन अधिकारों का संवैधानिक उपचार का जो ये अधिकार है, हम जानते हैं कि हमारा संविधान हमें कुछ अधिकार देता है, लेकिन अगर बिना किसी विशेष कारण के इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो एक नागरिक क्या कर सकता है. मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत के दूसरे हिस्से में जाके बसना चाहता है, लेकिन सरकार को बिना कोई स्पष्टीकरण दिए इस तरह के जो ऑफ़र है उस पे वो प्रतिबंध लगाती है, तो क्या किया जा सकता है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पर्सन हैज़ द राइट टू मूव द कोर्ट. The court may check upon such petitions and issue special orders to the government. तो संविधान में प्रावधान है कि व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है. अदालत ऐसी याचिकाओं की जांच कर सकती है और सरकार को विशेष आदेश जारी कर सकती है. द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज safeguards our other fundamental rights and guarantees against infringement of these rights by the government. This right allows the citizens to move the Supreme Court for the enforcement of our fundamental rights. मीन्स संवैधानिक अधिकार जो है हमारे अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और हमारे जो भी उपाय हैं उनको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा इन अधिकारों के उल्लंघन करने के खिलाफ गारंटी देता है. ये जो अधिकार है नागरिकों को मौलिक अधिकारों को स्थानांतरित करने की भी अनुमति देता है. सो यहाँ पे जो हमारा इस चैप्टर का आज का टॉपिक था आज की इस वीडियो में सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, इंडियन सेकुलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया. मुझे आशा है कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट टॉपिक को हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.